Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 19th of January 2023. 19 जनवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जैसे ही आप वीडियो देखना शुरू करें प्लीज़ लाइक कर दीजिए। भूल जाते हैं आप लोग, है ना, इसलिए मैं याद दिलाता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं कुछ और है, लेकिन आप लोग भूल जाते हैं, तो प्लीज़ डू लाइक इट अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है। स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे बेहतर द हिंदू की एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगी, है ना। न्यूज़ में इंडियन एक्सप्रेस की भी डाल देता हूँ कई बार, लेकिन आप लोग को हिंदू एनालिसिस से अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला सवाल है, स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एनिमल्स नीड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फॉस्फोरस टू मेक शेल्स, बोन्स एंड टीथ। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक। एंड तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है लाइक कार्बन साइकिल देयर इज अ रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का एक टॉपिक है जिससे मैंने उठाया क्वेश्चन। आप लोग को बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 3 2 3 1 2 या 1 2 3। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 and 2। तीसरा स्टेटमेंट देखो कतई गलत है यहाँ पे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि लिखा है कार्बन साइकिल के जैसे रेस्पिरेटरी रिलीज होता है। भाई फॉस्फोरस किसकी सांस से निकल रहा है? ऐसा तो कोई आदमी नहीं है ना जिसकी सांस से फॉस्फोरस निकलता हो। तो देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू द एटमॉस्फेयर। कार्बन साइकिल में CO2 का रिलीज होता है, ठीक है, कार्बन आपका मिल रहा है, लेकिन फॉस्फोरस रिलीज नहीं होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। 1 and 2 विल बी द आंसर। दूसरा सवाल है एजेंडा 21 के रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एजेंडा 21 इज नॉन बाइंडिंग वॉलंटरी इंप्लीमेंटेड एक्शन प्लान ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एजेंडा 21 में 21 का मतलब है 21 मेजर इंडस्ट्रियल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तीसरा स्टेटमेंट है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ समिट। कौन सा आंसर सही लग रहा है आप लोग को? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 and 3। पहला बिल्कुल सही कि नॉन बाइंडिंग है, वॉलंटरीली इंप्लीमेंटेड एक्शन प्लान है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि अर्थ समिट UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट रियो डी जेनेरो ब्राज़ील 1992 का ये रिजल्ट है। एंड दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। 21 का मतलब 21 मेजर इंडस्ट्रियल कंट्रीज नहीं होता। आप लोग मुझे बताएंगे कि 21 का मतलब क्या है एजेंडा 21 में। प्लीज़ डू टेल मी, कमेंट सेक्शन में कुछ तो लिख दिया करो। ये क्या आंसर है? एक आधे सवाल पूछता हूँ, एक भी आंसर नहीं लिखते आप लोग। The answer is 1 and 3. Question number 3 is again related to biogeochemical cycles. Phosphorus cycle का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में ऑलरेडी। Atmospheric inputs of phosphorus through rainfall is much higher than carbon inputs. दूसरा स्टेटमेंट gaseous exchange of phosphorus between organism and environment are negligible. देखो अब इसमें दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही कि gaseous exchange नहीं होता है। पहला स्टेटमेंट देखो लिखा हुआ है कि atmospheric inputs of phosphorus through rainfall is higher than carbon, ये बिल्कुल गलत है ना, ये गलत है। एंड इसलिए आंसर विल बी 2 ओनली। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द कंसेप्ट ऑफ द डे। कंसेप्ट ऑफ द डे की तरफ से आगे बढ़ते हैं। अब आज का कंसेप्ट ऑफ द डे जो मैंने लिया है वो है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के रिगार्डिंग। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट क्या होते हैं उसके बारे में आपको बता दूं। देखो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स होते हैं ऐसे लोग, ऐसे इंडिविजुअल्स या ऐसी एंटिटीज़ जिनको कि बैंक ऑफ इंडिया जो है, जैसे कि कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, ये अपॉइंट करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज इन अनबैंक्ड और अंडर बैंक्ड जियोग्राफिकल टेरिटरीज। तो जो अनबैंक्ड और अंडर बैंक्ड जियोग्राफिकल टेरिटरीज हैं वहाँ पे काम करने के लिए कुछ इंडिविजुअल्स को या एंटिटीज़ को लगाया जाता है एज बैंकिंग। मतलब कि वहाँ ब्रिक एंड मोर्टार फॉर्म में बैंक्स नहीं रहते हैं। मतलब ब्रिक एंड मोर्टार मतलब कि जिनका कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग बनती है, ऐसे कोई बैंक्स नहीं रहते वहाँ पे। उनको सब्सटीट्यूट करने के लिए इन एजेंट्स को रखा जाता है, इनको बोलते हैं बैंकिंग करस्पॉन्डेंट। ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा इंडिविजुअल्स ही हों, ये एंटिटीज़ भी हो सकती हैं, ये मतलब इस फॉर्म में भी हो सकती हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हो सकते हैं। तो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बेसिकली इट एक्ट्स एज अ एजेंट ऑफ द बैंक एंड सब्सटीट्यूट करता है ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांच को, ठीक है ना। इट सब्सटीट्यूट्स द ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांच। So that is the important thing which is there. I hope you will remember this fact. अब दूसरा फैक्ट इसमें याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट अगर है तो वो मोर देन 1 बैंक्स को कैटर कर सकता है। कई लोगों को दिमाग में सवाल आएगा कि क्या एक व्यक्ति को एक ही बैंक का बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बनना? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अ पर्सन कैन कैटर टू मोर देन 1 बैंक्स। पहली चीज़ तो ये, पहले हालांकि रूल ये था कि अगर कोई रिटेल आउटलेट है तो वहाँ पर किसी एक बैंक को ही वो रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वो भी बाद में चेंज कर दिया गया और कहा गया कि नहीं, अगर रिटेल आउटलेट पर भी है तो भी वो मोर देन 1
नॉन बैंक्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। मतलब आपको किस बैंक का चाहिए आप बताओ मुझे, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा तो इस तरीके से वो काम करता है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट। अब इसके काम क्या क्या है, तो ये आइडेंटिफाई करता है बोरोवर्स को, कलेक्ट करता है प्रिलिमिनरी प्रोसेसिंग ऑफ लोन एप्लीकेशंस एंड ऑल, अवेयरनेस क्रिएट करता है सेविंग्स एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द बैंक्स, है ना, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू द बैंक, प्रमोटिंग नर्चरिंग एंड मॉनिटरिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, पोस्ट सैंक्शन मॉनिटरिंग करता है, फॉलो अप रिकवरी करता है, डिसबर्सल ऑफ स्मॉल वैल्यू क्रेडिट, रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट, कलेक्शन ऑफ स्मॉल वैल्यू डिपॉजिट्स, सेल्स ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस, रिसीट एंड डिलीवरी ऑफ स्मॉल वैल्यू रेमिटेंसेज। ये सारे काम बेसिकली बैंकिंग करस्पॉन्डेंट कर सकता है। रिसीट एंड डिलीवरी ऑफ स्मॉल वैल्यू रेमिटेंसेज भी वो कर सकता है। तो ऐसे कई कंफ्यूज मत होना, म्यूचुअल प्रोडक्ट्स भी कर सकता है, पेंशन प्रोडक्ट्स की भी सेल कर सकता है, स्मॉल वैल्यू डिपॉजिट्स की भी सेल कर सकता है, रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल्स भी कर सकता है। मतलब जो लोन लिया होगा किसी व्यक्ति ने इसके कहने पे, उससे फिर बोलेगा कि भैया पैसा तो चुका दो बैंक का। स्मॉल वैल्यू क्रेडिट डिसबर्स करने में, फॉलो अप करने में, ये सब चीज़ें में बैंकिंग करस्पॉन्डेंट मदद करते हैं। अब बैंकिंग करस्पॉन्डेंट कौन हो सकते हैं, तो बैंक्स जो हैं वो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के रूप में किसी इंडिविजुअल को, हुई एज ए रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉई या रिटायर्ड टीचर या रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो उसको लगा सकते हैं, इंडिविजुअल्स को लगा सकते हैं, फिर मतलब इंडिविजुअल पब्लिक कॉल ऑफिसर को लगा सकते हैं, एजेंट्स ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स को लगा सकते हैं, एनजीओ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो सेटअप होती हैं उनको लगा सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अंडर द म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट उसके उनको भी लगा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस को लगा सकते हैं, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ऐसी कोई कंपनी। पहले एनबीएफसी अलाउड नहीं थे, लेकिन एनबीएफसी को 2014 के बाद अलाउ कर दिया गया है कि वो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के रूप में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दे कैन इंगेज इन नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज एनडी, तो जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं उनको बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के रूप में लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर द रूल रिगार्डिंग दिस बैंकिंग करस्पॉन्डेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये, ठीक है ना। अब एक नई न्यूज़ आई है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हालांकि नहीं है, लेकिन आई विल टेल यू, आई विल ट्राई टू टेल यू फर्स्ट दैट न्यूज़। अब देखो क्या न्यूज़ है वो बता दूँ। स्वीडन में बहुत ज़्यादा जो स्वीडन में एक माइनिंग कंपनी है, स्टेट ओन्ड माइनिंग कंपनी, जिसको LKAB बोलते हैं, लिख लो आप लोग। स्वीडन में माइनिंग कंपनी है LKAB, उसने ये बताया है कि सबसे बड़े यूरोप के सबसे बड़े रेयर अर्थ ऑक्साइड्स के जो डिपॉजिट्स हैं वो स्वीडन में मिले हैं। स्वीडन में क्या मिला है, रेयर अर्थ के डिपॉजिट्स मिले हैं स्वीडन में। यूरोप के सबसे बड़े डिपॉजिट्स हैं ये, दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। अब सबसे पहले आपके दिमाग में तो सवाल आएगा कि सर ये रेयर अर्थ क्या होता है ना, रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं। तो रेयर अर्थ मेटल्स बहुत ही सिंपल सी बात है कि रेयर अर्थ मेटल्स देयर आर ग्रुप ऑफ 17 केमिकली सिमिलर मेटेलिक एलिमेंट्स। 17 केमिकली सिमिलर मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसमें 15 तो लैंथेनाइड एलिमेंट है, 15 आर लैंथेनाइड, लिख लो आप लोग, लैंथेनाइड एलिमेंट। देखो मैं नोट्स नहीं लिखी है, लेकिन मेरे को दिमाग में इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको बता सकता हूँ कि 15 उसमें लैंथेनाइड एलिमेंट होते हैं, जिसमें लैंथेनम, लुटेटियम ये सब रहते हैं। इसके अलावा दो जो हैं और अलग से हैं, स्कैंडियम और यट्रियम, याद रखिएगा। इसके अलावा दो और कौन से हैं, स्कैंडियम, 15 तो वो हो गए लैंथेनाइड्स, है ना। देन स्कैंडियम एंड यट्रियम, YETTRIM, ये यट्रियम हो गए। तो ये क्लासीफाई होते हैं रेयर अर्थ एंड हैवी रेयर अर्थ, ठीक है ना। इंडिया में भी कुछ रेयर अर्थ पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते, तो यस कुछ पाए जाते हैं, जैसे कि लैंथेनम हो गया थोड़ी मात्रा में, सीरियम हो गया, CERIUM, सीरियम हो गया, नियोडाइमियम हो गया, नियोडाइमियम ये भी इंडिया में थोड़ा बहुत पाया जाता है, और प्रेसेडोडाइमियम हो गया, सिमेरियम हो गया, ये सब कुछ इंडिया में पाए जाते हैं कुछ मात्रा में, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा कुछ हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि टर्बियम, यूरोपियम या डिस्प्रोसियम, ये सब जो हैं ये हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से, टर्बियम हो गया आपका, यूरोपियम हो गया, और आपका डिस्प्रोसियम हो गया, ठीक है ना। तो ये जो हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ये इंडिया में नहीं पाए जाते। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो एस्टिमेटेड है 70% जो रेयर अर्थ का मतलब मात्रा है वो चाइना ताइवान के पास ही है। चाइना और ताइवान बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर द रेयर अर्थ। इनफैक्ट आपको एक और चीज़ बता दूँ, अच्छी बात बताते हैं, ग्रुपिंग बनी थी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, लिख लीजिएगा, MSP ग्रुपिंग बनी थी, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप,
पार्टनरशिप यूएस लेड ये ग्रुपिंग है जो कि चाहता है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं या जो इस तरह के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इनकी सप्लाई चेन्स को सिक्योर करने के लिए ये ग्रुपिंग बनाई गई है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्यों बनाई गई है कि जो क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं उनके सप्लाई चेन्स को सिक्योर करने के लिए यूएस लेड है। इसमें यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, कोरिया है, स्वीडन है, यूके है, यूरोपियन कमीशन है, इंडिया नहीं है। याद रखिएगा इंडिया जो है वो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांटेड टू टेल यू। ये दो न्यूज़ आइटम्स मैं आपको बहुत ज़्यादा बताना चाहता था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मूव कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। तो ये दो न्यूज़ आइटम फ्रंट पेज की बहुत इंपॉर्टेंट थी, प्लस हमने बायोजियो केमिकल साइकिल जिसमें हमने फास्फोरस साइकिल के दो सवाल देखे, तो उसमें काफ़ी कुछ आपको फास्फोरस साइकिल का भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब ये आपको पर्स सीन तो काफ़ी ज़्यादा समझ में आ चुका है। पर्स सीन फिशिंग का मेथड है। ये क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में कि पर्स सीन मेथड किसका है। इट्स अ मेथड ऑफ फिशिंग जिसमें से गोल गोल नेट ऐसे डाल दिया जाता है ना, और ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है बाकी स्पीशीज़ को भी, प्लस ये नुकसान पहुंचाता है किसको, ये कोरल रीफ्स को भी नुकसान पहुंचाता है। कोरल रीफ्स को भी वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान ये पहुंचाता है, ठीक है ना। अब पर्स सीन के ऊपर काफ़ी स्टेट्स ने वो लगा दिया था, मतलब बॉन्डेज लगा दिया था, प्रोहिबिट कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट उसी के रिगार्डिंग अपने जजमेंट को रिजर्व कर चुकी है कि क्या इनको अलाउ करना चाहिए पर्स सीन फिशिंग को या नहीं करना चाहिए बियॉन्ड द 12 नॉटिकल माइल लिमिट, ठीक है ना। तो 12 नॉटिकल माइल के बाद क्या अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें कहता है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। स्पॉट बेलीड ईगल आउल स्पॉटेड इन आंध्र प्रदेश शेषाचलम फॉरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहले तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, शेषाचलम फॉरेस्ट कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। तो वाइल्ड लाइफ टीम ने रिसेंटली स्पॉट बेलीड ईगल आउल जिसको ब्यूबो निपालेंसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्यूबो निपालेंसिस बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि यूपीएससी आपको ये भी दे सकता है कि ब्यूबो निपालेंसिस अभी न्यूज़ में था, ये क्या है, तो एक याद रखिएगा स्पीशीज़ है ये ईगल आउल की। तो इट्स अ स्पीशीज ऑफ आउल, स्पॉट बेलीड ईगल आउल इसको बोलते हैं, स्पॉट बेलीड ईगल आउल इसको बोलते हैं, ठीक है ना। एंड ये आपको याद रखना है। अब इसका जो इस बर्ड का जो हैबिटेट है इट्स फाउंड ऑन लार्ज ट्रीज इन थिक फॉरेस्ट एंड स्प्रेड अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बट इट वॉज साइटेड ऑनली ट्वाइस इन द स्टेट अर्लियर एंड बोथ टाइम्स इट वॉज इन नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो ये स्टेट में आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में ऑलरेडी देखी जा चुकी है, लेकिन दो बार, पहली बार ऐसा है कि ये शेषाचलम फॉरेस्ट एरिया में देखी जा रही है, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन रिमेंबर। चाहे कुछ और फैक्ट्स देख लीजिए कि जो बर्ड है ये प्रेडेटरी बर्ड है, लगभग 20 to 25 इंचेस की लेंथ होती है, वेट इसका लगभग 1.5 से 2 किलो के बीच में होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसका ये भी है कि ये बर्ड मेक करती है, इट मेक्स अ स्ट्रेंज स्क्रीम साउंड विच इज़ सिमिलर टू ह्यूमंस। ये एक स्क्रीमिंग साउंड करती है विच इज़ सिमिलर टू ह्यूमंस एंड इट इज़ हैंस कॉल्ड घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया एंड अ डेविल बर्ड इन श्रीलंका, ठीक है ना। तो घोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया कहा जाता है इसको, डेविल बर्ड कहा जाता है श्रीलंका में। सिमिलर स्क्रीम होता है इसका ह्यूमन बींग्स के जैसे, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड मॉटल्ड वुड आउल भी एक स्ट्रिक्स ऑसिलेटा जिसको बोलते हैं, ऑसिलेटा बोलते हैं, इसको भी देखा गया था। तो ये दोनों स्पीशीज़ भी आप लिख लीजिएगा, इसके नाम में भी लिख लीजिएगा। एंड दोनों ही लीस्ट कंसर्न है IUCN के अंतर्गत, ये लीस्ट कंसर्न है जो IUCN स्टेटस है, ये भी आप याद रखिएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आइटम एज वेल। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल में। एडमॉनिशमेंट्स दैट इंडेंजर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे ऑथर ने बस सिंपल पॉइंट उठाया है जगदीप धनकर जी का। जगदीप धनकर ने भी रिसेंटली आपको पता होगा क्वेश्चन किया था कोलिजियम सिस्टम के ऊपर कि ये कैसा सिस्टम है, सही सिस्टम नहीं है। NJAC को इसने हटा दिया। ये सुप्रीम कोर्ट जो है अपने पावर्स का मिसयूज़ करता है और लेजिस्लेचर के डोमेन में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, ये एक पॉइंट था। दूसरा, लेकिन रिसेंटली उन्होंने एक और बड़ी चीज़ कर दी, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को ही कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ही गलत है। बेसिक स्ट्रक्चर का जो जजमेंट था वो भी सही नहीं था, क्योंकि वही वाली बात है कि जुडिशरी लेजिस्लेचर का रोल नहीं प्ले कर सकता है। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहना चाहिए, है ना। एंड सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि पार्लियामेंट इज़ द क्रिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट इज़ अ क्रिएचर और अ क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट से नहीं आया, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्थनी मिली है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्थनी का मतलब क्या होता है कि विल ऑफ द पीपल, इसको
इसको पावर ऑफ द पीपल मिला हुआ है, एंड जो पावर है ये केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन ही एक्सरसाइज कर सकता है, इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर जरूरी था, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो नेचर है वो नहीं चेंज कर सकते। आपके पास सारी पावर्स है, लेकिन चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक नेचर विल बी अगेंस्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल विल, है ना। तो ये चीज़ ऑथर ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन की है कि अगर आप ये पावर देखें, पार्लियामेंट के पास हम अनलिमिटेड पावर नहीं रख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के, है ना। इसके ऊपर एक चेक होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसी को बोलते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट, इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अगर आप लोग से कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज नथिंग बट कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग सुप्रीम ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज नथिंग बट लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट वाया कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो पार्लियामेंट की जो पावर को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नेचर है वो ना चेंज हो। अगर आपने वो चेंज कर दिया, इसका मतलब है आपने अपने आप को सुप्रीम बना दिया और कॉन्स्टिट्यूशन को फिर आपने सेकेंडरी कर दिया, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसलिए ऑथर ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि इस तरीके के जो चीज़ें हैं, दिस जजमेंट्स आर देयर। 50 साल होने वाले हैं केशवानंदा भारती जजमेंट को भी इस बार, है ना। 2023 में 50 साल होंगे केशवानंदा भारती जजमेंट को। तो मे बी देयर कैन बी ए क्वेश्चन टू यू ऑल्सो इन द एग्जाम, है ना। आप लोग को एग्जाम में भी बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्रिन केशवानंदा भारती के इससे कुछ क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर, आई होप यू विल रिमेंबर देम। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आर्टिकल है द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द इको सेंसिटिव जोन्स। अब यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन्स को लेकर के काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो एक बार हम पूरे कन्फ्लिक्ट को, पूरी चीज़ को एनालाइज करते हैं क्या है। सबसे पहले इको सेंसिटिव जोन्स क्या होती हैं। देखो, इको सेंसिटिव जोन जो होती हैं वो एक्चुअली में प्रपोज की गई थी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। पहली चीज़ तो आपको याद रखना है कि इको सेंसिटिव जोन्स प्रपोज कहाँ की गई थी। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जब आप देखेंगे तो उसमें इको सेंसिटिव जोन्स प्रपोज्ड हैं, ठीक है ना। पर्पस इको सेंसिटिव जोन का क्या होगा कि जो रीजन्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं, सेंचुरीज हैं। अच्छा, ये याद रखना कि जो फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये आपका कहाँ मेंशन है, ये आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में मेंशन है, ठीक है ना। वहाँ पे दिए गए हैं, वहाँ पे इनको बनाने का प्रोसेस है। तो यहाँ पे ये जो जोन्स हैं ये ट्रांजिशन जोन के रूप में काम करेंगी, किनके बीच में, हाई प्रोटेक्शन एरियाज़ और जो लो प्रोटेक्शन एरियाज़ हैं उनके बीच का ट्रांजिशन जोन के रूप में काम करेंगे, ठीक है ना। इनके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, कमर्शियल माइनिंग नहीं होगी, इंडस्ट्रीज कॉजिंग पोल्यूशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कमर्शियल यूज ऑफ वुड, ये सब प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ रहेंगी। विच एक्टिविटीज़ विल बी प्रोहिबिटेड, कमर्शियल माइनिंग, सॉ मिल्स, इंडस्ट्रीज कॉजिंग पोल्यूशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कमर्शियल यूज ऑफ वुड, ये सब। टूरिज्म एक्टिविटीज़ लाइक हॉट एयर बलून ओवर नेशनल पार्क, डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट ऑफ एनी सॉलिड वेस्ट प्रोडक्शन, ये सब यहाँ पे प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं। रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर, इरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स, ड्रास्टिक चेंज ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम, अडॉप्शन ऑफ हैवी टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड, वाइडनिंग ऑफ रोड, ये रेगुलेटेड है, मतलब इनमें परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन के बाद आप कर सकते हैं। परमिटेड एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, तो ऑन गोइंग एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, एडॉप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर ऑल एक्टिविटीज़। तो ये यहाँ पे अलाउड एक्टिविटीज़ हैं। अब अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि हर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो रहेगा, दैट एवरी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अक्रॉस द कंट्री शुड हैव अ मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन ऑफ मिनिमम 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं अक्रॉस द कंट्री, दो शुड हैव अ मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन ऑफ मिनिमम 1 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर डिमार्केटेड बाउंड्रीज। तो जो उनकी डिमार्केटेड बाउंड्रीज हैं उनके मिनिमम 1 किलोमीटर होना चाहिए। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा और एक्ट में जो लिखा हुआ है, मतलब जो इको सेंसिटिव जोन मिनिमम 10 किलोमीटर का लिखा है, उसको ये मत सोचना आप लोग कि ये क्यों अलग अलग है। देखो, सुप्रीम कोर्ट अपना अलग वर्डिक्ट दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली ये कहा है, क्यों देखा उन्होंने देखा कि देखो हर स्टेट में 10 किलोमीटर पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्होंने अभी एक मिनिमम रेंज रखी कि मिनिमम 1 किलोमीटर का तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि जिन स्टेट्स में ऑलरेडी 10 किलोमीटर का है वो कम करना शुरू कर देंगे है ना, ऐसा नहीं है, लेकिन दिस इज व्हाट द मिनिमम इको सेंसिटिव जोन मस्ट बी देयर। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग है, तो ये आप अपने दिमाग में रखिएगा।
ठीक है ना। इसके अलावा जजमेंट में और भी बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। एंड जजमेंट में जो जो देखो 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 फरवरी 2011 में इको सेंसिटिव जोन की प्रिस्क्राइब्ड 10 किलोमीटर की बाउंड्री थी, दैट वाज बेस्ड ऑन द इनपुट्स रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटीज। उस समय स्टेट्स और यूटीज से ही रिसीव करके सेंटर ने 10 किलोमीटर की गाइडलाइंस रिलीज़ की थी, ठीक है ना। कोर्ट ये जानता है कि यूनिफॉर्म इको सेंसिटिव जोन सारे नेशनल पार्क या सेंचुरीज में होना फीजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो संजय गांधी नेशनल पार्क तो मुंबई के बीच बिल्कुल सिटी में है, आप देखेंगे कि बोरीवली के बीच में पाया जाता है ना। गिंडी नेशनल पार्क है चेन्नई में, ये भी बिल्कुल क्लोज टू मेट्रोपोलिस है, तो वहाँ पे 10 किलोमीटर का एरिया कैसे निकालेंगे आप इको सेंसिटिव। तो इट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। आप हाँ, हो सकता है कि आपके यहाँ 1 किलोमीटर से बड़ा इको सेंसिटिव जोन हो, लेकिन 1 किलोमीटर का मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है ना। माइनिंग एक्टिविटीज़ नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर प्रोहिबिटेड रहेंगी, दे विल नॉट बी परमिटेड, ये भी जजमेंट में कहा गया। इसके अलावा जजमेंट में ये भी कहा गया कि ये जजमेंट उन जगहों पे अप्लाई करेगा जहाँ पे मिनिमम इको सेंसिटिव जोन अभी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। ये देख रहे हो, मतलब 15 स्टेट्स ऑलरेडी 10 किलोमीटर का लेके चल रहे हैं, उनके यहाँ 10 किलोमीटर ही है। ये जजमेंट वहाँ अप्लाई करेगा जहाँ पे मिनिमम इको सेंसिटिव जोन प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, और ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखिएगा कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को काफ़ी पावर दिए गए हैं। याद रखिएगा, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हर स्टेट का और हर यूटी का जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है वो सबमिट करेगा रिपोर्ट 3 महीने के अंदर टू द कोर्ट, प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज कंटिन्यूइंग इन इको सेंसिटिव जोन ऑफ एवरी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उनके एरिया की जितने भी इको सेंसिटिव जोन है वहाँ पे जो भी मतलब चलने वाली एक्टिविटीज़ है, कंटिन्यू एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट लिख करके देगा कोर्ट को। इसके अलावा कोर्ट ने पीसीसीएफ को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो नया परमानेंट, अगर कोई नया परमानेंट स्ट्रक्चर ना आए इको सेंसिटिव जोन में, and those already carrying out an activity will have to apply for permission afresh। मतलब जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको दोबारा से परमिशन लेनी पड़ेगी पीसीसीएफ से 6 महीने के अंतर्गत, ठीक है ना। अब ये एक्चुअली ये 2 रूल्स जो थे ना पीसीसीएफ वाले, देखो देखो मैंने यहाँ पे मार्क भी किया है, ये देखो, टू इंश्योर कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस विद द प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड द होम सेक्रेटरी। तो ये जो कंप्लायंस वाला है इसमें बहुत खुश नहीं थे। ये जो 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देने की बात थी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वही सब पॉइंट्स है। तो कोर्ट ने जो ये दिया है इस सब से केरला और ऐसे स्टेट्स खुश नहीं है कि प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो कि ऑब्वियसली सेंट्रल अपॉइंटेड है, आपने उसको क्यों इतने सारे पावर दिए हैं, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इस आर्टिकल में ही डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो ये मतलब चैलेंजेस हैं इको सेंसिटिव जोन को कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का, है ना। ऑब्वियस सी बात है, रोड्स, डैम्स, अर्बन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, ये इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं। दूसरा जो है गवर्नेंस एंड न्यू लॉज। तो अब ये अलग अलग लॉज जो हैं एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कई बार, तो ऑब्वियस सी बात है उस कारण से भी होता है। टूरिज़्म आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो टूरिज़्म में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। क्लाइमेट चेंज है ही, लोकल कम्युनिटीज़ में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दे इंक्रीज द प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। वायरल न्यूट्रिशन, न्यू स्टडी रिवील्स माइक्रोब्स नरिश्ड बाय कंज्यूमिंग वायरसेस। अब एक नई स्टडी में कुछ ऐसे माइक्रोब्स निकाले गए जो वायरस कंज्यूम करते हैं। एक्चुअली कुछ प्लैंक्टन्स हैं जिनको निकाला गया है। अब देखो प्लैंक्टन्स क्या होते हैं एक्चुअली। प्लैंक्टन्स आप सबको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये कभी कंफ्यूज मत। आप लोगों में से बहुत को लगता होगा कि प्लैंक्टन्स एक्चुअली में प्लांट होते हैं जो पानी में उगते हैं। नहीं, प्लैंक्टन्स आर एक्चुअली द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि पानी में पाए जाते हैं एंड दे मूव विद द हेल्प ऑफ द करंट ऑफ द वाटर। वो कैसे मूव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द करंट ऑफ द वाटर। तो इनमें से एक प्लैंक्टन है जीनस हाल्टेरिया का, लिख लो आप लोग, प्लैंक्टन है जीनस हाल्टेरिया का, जिसको ये पता लगाया गया कि ये क्या कंज्यूम करता है। इट कैन कंज्यूम मिलियंस ऑफ वायरस पार्टिकल्स इन अ डे। 10,000 टू अ मिलियन वायरस पार्टिकल्स एक दिन में कंज्यूम करता है। and it increases its population using metabolized energy and provide food to the zooplankton। तो जो zooplankton हैं, मछलियाँ ये सब हैं, फिर वो हाल्टेरिया को कंज्यूम करती हैं। तो ये एक फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट, मरीन फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लैंक्टन्स क्या है? देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट कैन मूव ओनली विद अ करंट। दे डोंट हैव द फैसिलिटी टू एक्टिवली प्रोपेल दमसेल्फ। उनके पास खुद को प्रोपेल करने की फैसिलिटी नहीं होती, करंट में ही मूव करते हैं। हाल्टेरिया प्लैंक्टन सीलिएट्स होते हैं, जैसा पैरामीशियम होता है ना वैसा सीलिएट्स होता है ना। हाल्टेरिया भी प्लैंक्टन है एंड ये कंज्यूम करता है क्या? ये आपका कंज्यूम करता है
वायरसेस को, है ना। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड अ टाइप ऑफ प्लैंकटन, फाइटोप्लैंक्टन क्या है, इट इज फाउंड नियरर टू द सर्फेस ऑफ मेनी वाटर बॉडीज, इट इज ऑटोट्रॉफ। एक अब जैसे फाइटोप्लैंक्टन अगर बोल दिया तो फिर वो ऑटोट्रॉफ हो गया, वो खुद का खाना बनाता है, कंज्यूम करता है, ये सब चीज़ें। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो ये हाल्टेरिया के बारे में बताना था। आई होप यू विल रिमेंबर दिस हाल्टेरिया। रोल ऑफ हाल्टेरिया क्या हो गया, ये फ्रेश वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं, दे कंज्यूम वायरसेस एंड ऑल, है ना। तो ये एक नई चीज़ जो है वो पता चलेगी कि वायरसेस को भी कंज्यूम किया जाता है फॉर दैट। अब सिमी को रिवाइव करने के लिए पिटीशन गई थी कोर्ट में, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने क्लियर कट कह दिया कि सिमी जो एक संस्था है, ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंतर्गत इसको रखा गया है, इसको बैन किया गया है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया में अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करती है। इट इज़ ट्राइंग टू ब्रेक द बेसिक फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिमी इज ट्राइंग टू मोबिलाइज स्टूडेंट्स एंड यूथ इन द प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम एंड ऑब्टेन सपोर्ट फॉर जिहाद। ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एम्फसाइज्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ शरीयत बेस्ड इस्लामिक रूल थ्रू इस्लामी इनकलाब। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सिमी कर रहा है संस्था, एंड दैट इज द थिंग विच इज़ देयर। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है ना। सेंट्रल पैनल आस्क्स अरुणाचल प्रदेश टू रिव्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। यहाँ पे फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है यूनियन गवर्नमेंट की, उसने अरुणाचल प्रदेश को कहा है कि भैया आपके जो इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको थोड़ा एक बार देख लो, फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर रहा है। इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो ये आपको पहले तो नाम याद रखना है, इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एक जॉइंट वेंचर है जिंदल पावर हाइड्रो पावर का और आपके अरुणाचल प्रदेश लिमिटेड का, ठीक है ना। अच्छा, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के बारे में मैंने कई बताया होगा कि नहीं आपको, मुझे नहीं पता। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी याद रखिएगा कि स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आई है, और ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आई थी, ठीक है ना। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, है ना। फॉरेस्ट के एक्ट बहुत अलग अलग टाइम पे आए, 1927 पे आया है फॉरेस्ट, फिर एक कंजर्वेशन एक्ट 1980 पे भी आया है, फिर इसके अलावा 1988 में फॉरेस्ट पॉलिसी आई है, और इसके अलावा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में आया। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम पे ये आए हैं, तो याद रखिएगा ये 80 के अंतर्गत है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। रिपोर्ट फ्लैग्स वाइडनिंग लर्निंग गैप्स। तो अभी असर रिपोर्ट 2022 की रिलीज़ की गई है, 4 साल के बाद असर रिपोर्ट आई है। ये असर कौन निकालता है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट कहलाती है। प्रथम नाम की एक एनजीओ है, प्रथम नाम की एक एनजीओ है जो कि ये रिपोर्ट निकालती है। तो याद रखिएगा, प्रथम नाम की एक एनजीओ है जो कि रिपोर्ट निकालती असर। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इसको कहा जाता है। इसमें यह बताया गया कि जो इनरोलमेंट है वो तो इंक्रीज़ हुआ है, प्री पैंडेमिक से ज़्यादा बढ़ गया इनरोलमेंट। पहले 95% का था और अब जो है 6 to 14 में अब वो 97.2% हो गया। नहीं, थोड़ा सा एनरोलमेंट में बढ़ोतरी हुई है। 97.2 था वो 2018 में, और 2022 में 98.4 हुआ है। हाँ, तो बढ़ोतरी हुई है इनरोलमेंट में, लेकिन जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप दिख रहा है। और ये गैप केवल कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में नहीं, सारे स्टेट्स में विजिबल है, केरला तक में विजिबल है ना। कि जो तीसरी के बच्चे सेकेंड क्लास का कंटेंट पढ़ रहे थे वो उनके नंबर में कमी आई है। जो 8वीं के बच्चे डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन बेसिक मैथ्स कर रहे थे उसमें कमी आई है। रीडिंग में भी कमी आई है, और बेसिक मैथ्स में भी, बेसिक अर्थमेटिक में भी कमी आई है। परसेंटेज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ओवरऑल आपको पता होना चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। ट्राई स्कॉलर आईडी प्लान रेजेस प्राइवेसी फियर। तो अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ट्राई है, इंडिया के जो रेगुलेटर है टेलीकॉम सेक्टर की, उसने एक नई फीचर के लिए बोला है। वो फीचर है इंडियाज़ कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन प्रपोजल। कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन प्रपोजल क्या है? CNAP क्या है? अगर यूपीएससी आपसे केवल CNAP पूछ लेगा तो याद रखिए कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन प्रपोजल। ये ट्राई का प्रपोजल, इसमें उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति आपको कॉल करेगा तो उसकी आईडी उसके सिम से निकल के आ जाएगी। सिम जिस नाम से सब्सक्राइब होगी उसका डेटा आपको दिख जाएगा फ़ोन में। तो यहाँ पे कई जो टेलीकॉम रेगुलेटर्स हैं, उनका टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, उनका ये कहना है कि भाई ये एक थोड़ा प्राइवेसी के अगेंस्ट हो जाएगा। हो सकता है कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसका नाम सामने वाले को पता चले, तो उसके प्राइवेसी की भंग होगी। हालांकि फीचर अच्छा है लेकिन प्राइवेसी भंग होगी, ऐसा कहना है कुछ लोग का। तो दैट इज द थिंग व्हिच इज सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।